हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम सारे थ्योरी खत्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 का। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाने से, सॉल्यूशन करने से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप खुद से ट्राई करें पहले। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद बनाएं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल of 1 gram due to a similar particle is equal to 6167 10 to the power minus 17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। ठीक है, दो 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, 1 ग्राम का 2 ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसके बीच का ऑब्जेक्ट ए और बी है, इसके बीच का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया हुआ है F इज इक्वल टू 6.67 इन 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन दिया हुआ है, राइट। तो आपको डिस्टेंस निकालना है इसके बीच का, R इज इक्वल टू व्हाट। तो गिवन क्राइटेरिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। F इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स दिया हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन, राइट। और इसका मास जो दिया हुआ है m1 और m2 दोनों का मास सेम है, इसको मान लेते हैं m। ठीक है, तो 1 ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में है तो किलोग्राम में लिखना, कन्वर्ट करना होगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1/1000 किलोग्राम, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3 kg। ये मास दिया हुआ है, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, आप डिस्टेंस r मान लेते हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन मास, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज मान लेते हैं कि r है, लेट मान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ फोर्स में फार्मूला आपको याद होगा। तो फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेंगे, F इज इक्वल टू होगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, जहां पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको निकालना है, r स्क्वायर का वैल्यू, r का वैल्यू निकालना है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस फार्मूला में G m1 m2 बाई F लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आगे देखते हैं कि इसका फार्मूला में G का जो वैल्यू है हमें दिया रहता है जनरली। तो G का वैल्यू हो गया 6 ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, 11 न्यूटन मीटर बाय पर केजी स्क्वायर, राइट। ये G का वैल्यू दिया हुआ है और मास कितना दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 kg। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 kg का होल स्क्वायर, क्योंकि मास m1 और m2 सेम है। ठीक है, और फोर्स कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 6, ये दोनों कैंसिल हो गया और इधर आ जाएगा आपका कितना 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 के पावर 8, सॉरी 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा 10 के पावर, और इधर आ जाएगा 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, ये मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। तो अब क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कितना निकल गया, r इज इक्वल टू 1 मीटर निकल गया।
तो इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको ये समझना चाहिए कि जब दो पार्टिकल जो है सो एक कोई भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उस दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये पहले थ्योरी में डिराइव कर चुके हैं हम कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर m1 और m2 क्या है, दो पार्टिकल का मासेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। इसमें चलिए पढ़ते हैं क्या है। इसमें बोला कैलकुलेट द फोर्स विथ व्हिच यू अट्रैक्ट द अर्थ। इसमें है कि आपको वेट मतलब वो फोर्स कैलकुलेट करना है जिससे कि आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डिफिनीशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनीशन क्या है कि अगर दो मास है और आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है अर्थ और ये हम यहाँ पर है, अर्थ के ऊपर में है। ठीक है, और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर है, वहाँ से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना कि अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ का मास अगर m है और हमारा मास स्मॉल में m है, ठीक है, तो अर्थ जो हमारे ऊपर में फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, और ये m हमारा मास है। ठीक है, तो अर्थ इतना अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ अपने तरफ, और सेम फोर्स से हम भी अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आप जानते हैं कि जी एम बाई आर स्क्वायर को और इंटू एम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये है आपका जी और ये हो गया एम। ठीक है, तो एम जी हो गया, यानी एम जी हो गया। ठीक है, जी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाई आर क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इसका वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कभी कभी हम इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। तो इसमें आपको क्या लगा इस प्रॉब्लम में कि अर्थ जो है हमें एम जी फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एम जी क्या हुआ, एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका वेट हो गया। ठीक है, और इसी फोर्स से आप अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे का काउंटर बैलेंस मतलब वो एक दूसरे का इक्वल होता है। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। ये जो अट्रैक्ट करता है उस मास को अपने मास के तरफ, और ये करता है उसके तरफ। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के तरफ। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द फोर्स विथ व्हिच यू अट्रैक्ट द अर्थ, तो आप किस फोर्स से अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप जो है अर्थ को इसी फोर्स के F इज इक्वल टू एम जी यानी कि आपका जो वेट है उस वेट के कारण आप अपने अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो वेट है बहुत ही कम है अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसीलिए वो क्या हो रहा है कि आपके तरफ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड टू चार्जेस इच इक्वल टू 1 कूलम बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू योर वेट। बोल रहा है कि दो चार्ज जिसका कि Q1 और Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम है, उसको कितना डिस्टेंस पर प्लेस्ड करेगा कि उसमें जो फोर्स लगेगा वो आपके वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें कि मान लेते हैं लेट R be the distance between
बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2, ठीक है, मान लेते हैं R है डिस्टेंस। तो उस पर क्या होगा, कूलम्ब्स फोर्स कितना लगेगा, कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट, यही होता है कूलम्ब्स फोर्स। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं F इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू हो गया 1/4πε का, ये दिया हुआ रहता है जनरली, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो इसका वैल्यू हो गया 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, एंड Q1 Q2 का है 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब, Q2 दोनों का सेम डिस्टेंस चार्ज है। अब R इज इक्वल टू आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद एक तो ये इक्वेशन हो गया, दूसरा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपके वेट के बराबर लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, वो आपके वेट के बराबर लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका मास जो है, लेट m इज योर मास, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू mg लगेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिराइव किए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mg लगेगा। अब इस दोनों इक्वेशन में इक्वल करते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, उस पर जो कूलम्ब्स फोर्स लगेंगे, वो इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से G इज इक्वल टू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, राइट। तो अभी देखते हैं हम इसका कितना होगा। इसको m इज इक्वल टू m 10 m लिखते हैं, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ बाय R स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ बाय 10 m हो जाएगा। इसमें हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, अभी हम यूनिट नहीं ले रहे हैं लेकिन मीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि हम सारे ऐसा यूनिट लिए हुए हैं। तो इसमें मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और ये मीटर हो जाएगा। इसको हम मीटर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें दिस m और दिस m से। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁴ बाय m का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट हुआ 9 का 3 हो गया, और 10⁸ का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10⁴, ठीक है। अगर आपका मास इफ m इज इक्वल टू हम 64 kg लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका मास 64 kg है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू या 30,000 बाय 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 64 का 8 हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। या इसमें हम लिख सकते हैं 3.75 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो ठीक है, और 30 बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.75 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि उसमें सेपरेशन जो होगा चार्जेस का, दोनों चार्ज का सेपरेशन कितना होगा, 3.75 किलोमीटर, यानी कि 3.75 किलोमीटर पर जो दो चार्ज रहेंगे 1 कूलम्ब का, वो सेम फोर्स लगाएंगे जो कि आपका वेट है, वेट के बराबर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्टेंस है, यानी कि चार्ज जो है एक लॉन्गर डिस्टेंस पर भी होगा तो भी आपके वेट के बराबर वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दो स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, और दोनों का मास जो है 50 kg है, आर प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर सेपरेशन। दो स्फेरिकल बॉडी है, उस दोनों का मास जो है 50 kg है, और दोनों के बीच जो है दोनों का सेम मास है ना, 50 kg। और इसमें क्या है कि दोनों का जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस बोल सकते हैं, स्फेरिकल बॉडी है, तो इस दोनों का डिस्टेंस जो है r है। r इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर है, ठीक है। तो इसमें बोला इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड, इसके ऊपर जो है सो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड कर दिया जाता है दोनों के ऊपर में, यानी कि चार्ज जो है दोनों का मान लेते हैं Q है, दोनों के ऊपर Q चार्जेज है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्लेस्ड एंड इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलम्ब रिपल्सन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड। इसमें जो इक्वल चार्ज है दैट मीन्स या तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेचर का होगा, या दोनों में से दो चार्ज निगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो दोनों चार्ज जो है सो Q है, जिसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, जिसके कारण से क्या करता है वो एक दूसरे को रिपल्सन करता है। रिपल्सन मतलब कि एक दूसरे को अलग करता है स्फेरिकल बॉडीज को, राइट। तो अभी हमें क्या करना है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है आपको, और इसमें जो रिपल्सन करता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लगता है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो आपको क्या निकालना है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन आइदर बॉडीज, ठीक है। दोनों में से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर बॉडीज आपको निकालना है। तो ये कांस्टेंट है, ये जनरली दिया हुआ रहता है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट दिया हुआ है, ये हो गया कूलम्ब्स फोर्स के लिए कांस्टेंट, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, राइट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट Q चार्ज इज प्लेस्ड एट बोथ स्फीयर। मान लेते हैं कि Q चार्ज प्लेस किया, तो उस पर कूलम्ब्स का फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्ब्स फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स हो गया, और ये रिपल्सन है, नेचर इसका रिपल्सन है, ये आउटसाइड बाहर की तरफ पुल ये एक दूसरे को बाहर की तरफ आउटवर्ड पुल वो करता है, पुश करता है, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो उसको अट्रैक्ट करता है दोनों पार्टिकल को, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू इक्वल अमाउंट है, इसलिए हम इसको F लिखे हैं, G M और M2 बाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर M जो है सो कॉमन है ना, यानी कि M1 और M2 इज इक्वल टू M है, यानी कि सेम है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वल करते हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, G है ना M स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4, ये इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल करते हैं, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशन के कारण वो इक्वल अमाउंट में है जो रिपल्सन फोर्स है, कूलम्ब्स रिपल्सन फोर्स ड्यू टू चार्जेस ऑन द स्फीयर, जो स्फीयर पर जो चार्जेस है उसके कारण, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। आप देखेंगे कि R जो है सो दोनों का सेम रहेगा कांस्टेंट, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें निकालना है उस पर फोकस करते हैं। तो G का जो वैल्यू हो गया, G का वैल्यू आपका होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी हम SI यूनिट में सारे हैं, इसलिए हम यूनिट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट पर फोकस नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड ओनली देख रहे हैं। और ये M का जो वैल्यू है वो कितना है, 50 kg है, तो 50 स्क्वायर हो गया,
और इधर जो हो गया 9 इंटू 10⁻9 हो गया इसका वैल्यू, और ये हो गया Q²। ठीक है, अब आपको Q का वैल्यू निकालना होगा, Q² का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2500, ये 50 का जो है 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, ठीक है, बाई 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो अराउंड वैल्यू आएगा 1853 इंटू 10⁻⁻20 आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1853 इंटू 10⁻⁻20 क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। तो 1853 का जो होगा स्क्वायर रूट लेंगे तो 43 हो जाएगा, और ये होगा 10⁻⁻10, ठीक है, कूलम्ब। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब। तो Q का वैल्यू हो जाएगा आपका 4.3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब। ठीक है, ये चार्ज जो स्फीयर बॉडी पर होगा ये इतने मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाने से पहले आप एक्सप्रेशन निकाल लीजिए ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो मैंने ऐसे ये दोनों फार्मूला को एक साथ सेट कर दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड में। इससे क्या हुआ कि आर का हमें कैलकुलेशन से बच गए। आर मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल और स्फीयर है वो सेम रहेगा, इसलिए निकल गया। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक मंकी जो है ट्री के डाली पर बैठा हुआ है, लिम्ब पर। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि द लिम्ब एक्सर्ट ए नॉर्मल फोर्स 48 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिम्ब ऑन द मंकी। बोल रहा है कि लिम्ब जो है तो नॉर्मल फोर्स 48 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं जिसके कारण से वो होल्ड करके बैठा हुआ है मंकी डाली पर, ठीक है, तो वो 20 न्यूटन लग रहा है। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लेते हैं ये लिम्ब है, लिम्ब। ठीक है, तो इसमें मंकी बैठा हुआ है, कोई मंकी है, मान लेते हैं मंकी है, ऐसे बैठा हुआ कुछ भी मंकी। ठीक है, ये बैठा हुआ है मंकी यहाँ पर, राइट। तो इसमें जो है सो मंकी, ये जो लिम्ब है वो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है कितना, 48 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा ये ऊपर, आगे ऊपर की तरफ होगा। मान लेते लिम्ब थोड़ा टिल्ट है ना, और ये होगा पैरेलल टू मंकी जहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स का F2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मंकी का टेंडेंसी है नीचे की तरफ स्लाइड करना। उस टेंडेंसी को जो स्लिपिंग है उसको बचाने के लिए लिम्ब जो है सो कितना 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा, वो सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल टू दिस लिम्ब होगा। ठीक है, ये लिम्ब है, मान लेते हैं ये लिम्ब है। ठीक है, तो इसमें टोटल फोर्स जो लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो कितने हो जाएंगे, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स F है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है कि F इज इक्वल टू, यहाँ आपको निकालना होगा, जबकि थीटा जो है यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है ना। थीटा जो एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, या टू फोर्स, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है, और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मान लेते F1 और F2 दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट, यही निकालते हैं हम। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा उस केसेस में? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? सिंपल स्क्वायर ऑफ ईच वेक्टर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा है ना, लिम्ब के द्वारा जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स बाय लिम्ब के थ्रू जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका कितना होगा? F1 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर, F1 इज इक्वल टू, F1 क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, लिम्ब उसके वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन इसका वेट जो है mg है, ये इसके नीचे की तरफ काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगता है। तो F इज इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू 48 न्यूटन है। F2 इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 20 न्यूटन है। ये होगा आपका, है ना, पैरेलल टू लिम्ब के पैरेलल में ये फोर्स होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो मंकी क्या होगा? स्लाइड हो सकता है नीचे की तरफ, टिल्ट हो सकता है। उस जो लिम्ब है, डाली है, उसमें बैठा हुआ है, उस पर भले ही उसमें लिम्ब जो है तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या होगा? मंकी स्लाइड होकर नीचे गिर सकता है। तो उसको होल्ड करने के लिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू पिक्चर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एग्जिस्टेंस में आता है। तो 48 स्क्वायर हो जाएगा और ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर को 2304 प्लस 400 न्यूटन हो गया, या हो जाएगा 2704 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब 2704 न्यूटन का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 2704 का, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो 52 न्यूटन लगेगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स उसको रोक के रखेगा ताकि वो नीचे नहीं स्लाइड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेस्ड है फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, ठीक है। तो कल हमने इसका थ्योरी बताया था, आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान और लॉजिकल थ्योरी है। उसका हमने बताया था कि स्प्रिंग का टेंडेंसी क्या होता है कि या तो अगर आप उसको पुश करते हैं तो क्या होगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा, या पुल करते हैं तो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस जो है, ये केस है आपका कि बॉडी बिल्डर फोर्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 150 अगेंस्ट ए बुल वर्कर को कंप्रेस्ड करता है, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करता है। मान लेते हैं कि ये बुल वर्कर है, सपोज कोई भी स्प्रिंग टाइप का है, इसमें उसने 100 एक साइड से फिक्स रख लेते हैं, तो 150 न्यूटन का फोर्स लगाता है, जिससे कि इसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं कि x था, नेचुरल लेंथ x था, और इसका जो लेंथ है वो क्या होगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा, ये x पर आ गया नेक्स्ट लेंथ में। जब उसमें फोर्स लगाता है तो ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये ओरिजिनल लेंथ आपका यहाँ से था, यहाँ से, लेकिन ये फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? इसका लेंथ जो है सो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कंप्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग लगाता है F इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ठीक है। तो बुल वर्कर उसमें कंप्रेस्ड करता है, जिससे कि उसका साइज जो है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पर डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस x0, इसको हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, क्या हो जाता है? डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आपका
20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर आप मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मीटर हो गया इसका लेंथ। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला से कि इस पर जो फोर्स लगता है, स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगते हैं, ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, के इंटू डेल्टा एक्स। तो वेयर के क्या है, वेयर के क्या है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है ना, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आपको इसका के का वैल्यू निकालना, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, के स्मॉल के इज इक्वल टू एफ बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एफ लगाता है 150 न्यूटन का फोर्स, और जो कंप्रेस्ड होता है डेल्टा एक्स 0.2 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1500/2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, या न्यूटन ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1500/2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 750 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू होगा, बुल वर्कर का स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका वैल्यू होगा 750 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं।